Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 29 January 2022 and today's important nursing exams related points are: first point, insight means ability to understand and realize one's mental status, behavior and emotions. इंसाइट शब्द का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने मेंटल स्टेटस, बिहेवियर और इमोशंस को समझ सके कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है या उसमें कैसा बिहेवियर है, तो इसे आप इंसाइट के नाम से भी जानते हैं। साइकोटिक और न्यूरोसिस दो डिजीज कंडीशंस होती हैं जिनमें इंसाइट के बेसिस पर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। न्यूरोसिस डिजीज कंडीशन ऐसी डिजीज कंडीशंस होती हैं जिसमें पेशेंट में इंसाइट मौजूद होती है, यानी कि पेशेंट को ये पता होता है कि उसे कुछ ना कुछ डिजीज हुआ है, उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन साइकोटिक पेशेंट ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें इंसाइट नहीं पाई जाती, उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि उन्हें किसी प्रकार की कोई डिजीज़ है, वो समझ ही नहीं पाते। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। Point number 2, neologism. In this, new words are created by the patient whose derivation cannot be understood easily by other people. नियोलॉजिज्म का मतलब है कि किसी पेशेंट के द्वारा कुछ नए शब्दों का निर्माण कर देना, खोज कर देना, जिसे समझ पाना दूसरे लोगों के लिए आसान नहीं होता। पेशेंट खुद ही नए शब्द क्रिएट कर देता है जो सिर्फ उसके द्वारा समझे जा सकते हैं, दूसरों द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। ये चीज़ नियोलॉजिज्म के नाम से जानी जाती है। पॉइंट नंबर 3, ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन बॉडी टिश्यू। ग्रोथ शब्द का मतलब होता है किसी भी पर्सन के बॉडी टिश्यूज का बढ़ना, यानी पर्सन का आकार बढ़ना। एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका शरीर पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ये कंडीशन ग्रोथ कहलाती है। और वहीं इससे मिलती जुलती एक और टर्म है जिसे आप डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट मीन्स मैचुरेशन ऑफ बॉडी फंक्शन। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपके द्वारा किसी पर्टिकुलर स्किल को सीखना, उसमें महारत हासिल करना। जैसे कि आपने नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट करके नर्सिंग स्किल्स को सीखकर पेशेंट को केयर दे रहे हैं, ये आपका डेवलपमेंट है। लेकिन आपकी बॉडी का ग्रोथ होना, आपकी लंबाई बढ़ना, ये फिजिकल ग्रोथ कहलाता है। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ मतलब क्या है और डेवलपमेंट मतलब क्या है। इन दोनों ही चीज़ों का डिफ्रेंशिएशन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। पॉइंट नंबर 5, when the menstruation bleeding lasts for less than 2 days, it is known as hypomenorrhea. अगर किसी वुमेन में menstrual bleeding लेस देन 2 days होती है तो ये कंडीशन हाइपोमेनोरिया कहलाती है। पॉइंट नंबर 6, dysfunctional uterine bleeding is defined as a condition in which there is abnormal uterine bleeding in absence of any clinical detectable pathology. अगर किसी वुमेन के यूट्रस से एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है और आप इस ब्लीडिंग का कॉज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस कंडीशन को डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग ये आपको कई बार DUB एब्रीवेशन के रूप में देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 7, मेजर सोर्सेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आर एज फॉलोज। एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण किन किन से मिलकर होता है उसके बारे में बात करेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड वह सब्सटेंस है
जो कि प्रेगनेंसी के दौरान वुम्ब में पल रहे बच्चे के चारों तरफ मौजूद रहता है और इसी के द्वारा इसे टेम्परेचर और प्रोटेक्शन जैसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स द्वारा सपोर्ट किया जाता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड में अल्ट्रा फिल्ट्रेट फॉर्म ऑफ मैटरनल फीटल प्लाज्मा होता है, यानी मैटरनल और फीटल के प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है। इसके अलावा फीटल यूरिन भी इसमें पाया जाता है और इस अल्ट्रा फिल्ट्रेट फॉर्म ऑफ फीटल सर्कुलेशन का अल्ट्रा फिल्ट्रेट भी इसमें इंक्लूडेड है और सलाइवा और लंग फ्लूइड्स जो कि बच्चे के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा या एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण किन किन चीज़ों से होता है, तो आप बताएंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा, फीटल यूरिन, फीटल सलाइवा, फीटल लंग फ्लूइड एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ फीटल सर्कुलेशन। ये सभी चीज़ें मिलकर एमनियोटिक फ्लूइड को बनाती हैं। पॉइंट नंबर 8, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अकर्स ड्यू टू डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल। याद रखिएगा, अगर किसी क्लाइंट में पैराथायरॉयडिज्म हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कंडीशन है तो उसके अंदर सीरम कैल्शियम लेवल का डिक्रीज देखा जा सकता है, स्पेशली इन सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कंडीशन। पॉइंट नंबर 9, ड्यूरिंग हाइपर पैराथायरॉयडिज्म सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीजेज। याद रखिएगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कंडीशन के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैराथॉर्मोन हार्मोन एंड सेकेंडरी टू हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के केस में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, यूनिसेफ वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1946। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। इसे रिसेंटली अब यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड के नाम से भी जाना जा रहा है। द मेन एक्टिविटी ऑफ यूनिसेफ इज टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य है कि मदर और चिल्ड्रन दोनों की हेल्थ को इम्प्रूव करना। पॉइंट नंबर 12, अकाइनेशिया, एब्सेंस और पोवर्टी ऑफ मोटार एक्टिविटी। याद रखिएगा, अकाइनेशिया शब्द का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन में मोटार एक्टिविटी की कमी या एब्सेंस होना, यानी पर्सन चल फिर पाने में, एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाने में थोड़ा स्लो होता है या नहीं कर पाता। दिस इज कॉल्ड अकाइनेशिया। पॉइंट नंबर 13, एनहेडोनिया। इट इज एनहेडोनिया। In this, a patient is unable to feel sense of happiness in pleasurable activities. एनहेडोनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट उन सभी एक्टिविटीज़ में अब खुशी महसूस नहीं कर पा रहा है जिसमें उससे पहले कुछ समय पहले खुशी महसूस होती थी। जैसे मान लीजिए पेशेंट को कोई डिजीज़ हो गया है और अब उसे खेलना अच्छा नहीं लगता, उसे सेंस ऑफ हैप्पीनेस फील नहीं होता, जबकि इस डिजीज़ होने से पहले उसे खेलने का शौक था और खेलने से उसे खुशी मिलती थी। तो इनहेडोनिया शब्द का सिंपल मीनिंग है कि किसी भी प्लेजरेबल एक्टिविटी में प्लेजर का फील ना होना, हैप्पीनेस का फील ना होना एनहेडोनिया कहलाता है। पॉइंट नंबर 14, इन डाउन सिंड्रोम देयर आर 47 क्रोमोसोम्स, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। नॉर्मली हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हर सेल के अंदर,
लेकिन डाउन सिंड्रोम का अगर कोई पर्सन है से सफरिंग है इस डिजीज से, तो उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 21 में डिफेक्ट के कारण ये कंडीशन देखी जाती है। पॉइंट नंबर 15, अ चाइल्ड कैन पैडल ट्राईसाइकिल बिटवीन द एज ऑफ 2 to 3 ईयर्स। एक बच्चा 2 से 3 साल की उम्र पर ट्राईसाइकिल पर पैडल मार सकता है। ट्राईसाइकिल का मतलब है 3 पहिए वाली साइकिल, उस पर बैठकर बच्चा 3 साल की उम्र पर पैडल मार सकता है। पॉइंट नंबर 16, हार्मोन थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव इन पोस्ट मेनोपॉजल डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। याद रखिएगा, अगर किसी वुमेन को मेनोपॉज हो चुका है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो चुका है और अब उसमें डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, यानी यूट्रस से हो रही ब्लीडिंग का एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चल पा रहा है, और अगर आप उसे हार्मोन थेरेपी देते हैं तो ये थेरेपी यहाँ काम नहीं आएगी, यहाँ पर इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बिकॉज द वुमेन हैव अचीव्ड द मेनोपॉज स्टेट। पॉइंट नंबर 17, retroversion of uterus is the condition in which the whole uterus turns backward in relation to long axis of the reproductive canal। इस पॉइंट को हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। हम जानते हैं कि जो यूट्रस की नॉर्मल लोकेशन होती है वो एंटी वर्टेड होती है। एंटी वर्टेड का मतलब है कि वुमेन जब स्टैंड अप पोजीशन में होती है तो उसका जो यूट्रस है एंटीरियर साइड में आगे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, दिस इज कॉल्ड एंटीवर्जन। लेकिन अगर किसी कारणवश ये यूट्रस आगे की बजाय पीछे की तरफ झुकने लगे तो ये कंडीशन जो है रेट्रोवर्जन कहलाती है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम पिसेरी का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 18, कॉन्स सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन। कॉन्स सिंड्रोम जो कंडीशन है वो एल्डोस्टेरोन के एक्सेसिव सिक्रेशन के कारण होने वाला रोग है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से सिक्रीट होने वाला इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अब बात करते हैं कि कॉन्स सिंड्रोम के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मस्कुलर स्पाज्म, वीकनेस, विजन प्रॉब्लम, टिंगनिल सेंसेशन, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, कॉन्स सिंड्रोम के अंदर एल्डोस्टेरोन बहुत ही ज़्यादा सिक्रीट होता है और इसकी वजह से पर्सन को मस्कुलर स्पाज्म आते हैं, ऐठन होती है, मरोड़े उठते हैं और पर्सन को कमजोरी फील होती है, विजन प्रॉब्लम्स होती हैं, टिंगलिंग सेंसेशन होती है। टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब है कि उसे ऐसा फील होता है कि उसके पाम्स में या सोल पे किसी ने पिन कर दी हो, ऐसा उसे सेंसेशन होता है और उसका जो यूरिन आउटपुट है वो भी बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कॉन्स सिंड्रोम। Point number 20, dose of typhoid vaccine is 0.5 ml and route is subcutaneous। टाइफॉइड वैक्सीन जो है वो सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है और इसकी जो डोज होती है वो होती है 0.5 ml। पॉइंट नंबर 21, disinfection of contaminated articles and body secretions during the course of disease is known as concurrent disinfection। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है किसी भी जगह पर या किसी भी आर्टिकल में मौजूद इन्फेक्शन या इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना, किल करना, उसे सिंपली कहें तो साफ करना। अगर किसी पेशेंट में ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके द्वारा यूज़ किए गए आर्टिकल्स को आप डिसइंफेक्ट करते हैं तो ये कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन कहलाता है। वहीं अगर
पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए या फिर पेशेंट की डेथ हो जाए और उसके बाद उसके द्वारा यूज किए गए आर्टिकल्स का डिसइंफेक्शन करना टर्मिनल डिसइंफेक्शन के नाम से जाना जाता है। होपफुली दिस इज क्लियर, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछी भी गई है ये टर्म। पॉइंट नंबर 22, in right occipito anterior position, occiput of the fetus locates towards the anterior part of maternal pelvis but in right side। मान लीजिए ये एक प्रेग्नेंट वुमेन है, इस प्रेग्नेंट वुमेन में जो फीटस है वो राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में है। ऑक्सीपिट का मतलब होता है कि हमारे सर के पीछे वाला हिस्सा। तो इस बच्चे का, इस फीटस का जो ऑक्सीपिट वाला पार्ट है वो मदर के राइट साइड में है और राइट साइड में इसका ऑक्सीपिटो पार्ट है और एंटीरियर साइड में है। तो बच्चे की पोजीशन कुछ इस प्रकार से होगी, यानी बच्चे का जो पीछे वाला हिस्सा है, सर के पीछे वाला भाग है, वो मदर के राइट एंटीरियर साइड में होगा। यही बात ये समझाना चाह रहा है। राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन का मतलब है कि बच्चे का जो ऑक्सीपिट पार्ट है वो मदर के एंटीरियर और राइट साइड में लोकेटेड रहता है। नॉर्सेट जैसे एग्जाम्स में डायग्राम में इस प्रकार से पूछा गया था, इस डायग्राम को दिखाकर पूछा गया था कि बच्चा कौन सी पोजीशन में है। तो आप इसकी भी प्रिपरेशन जरूर करके जाएं, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 23, जेनेटिक काउंसलिंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मिडवाइफरी। जेनेटिक काउंसलिंग मिडवाइफरी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन दिस process, a trained counselor provides information to risky group regarding various components of inherited disorders such as risk factors of these diseases, possible side effects, management, prevention of disease, etc. प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले हम मदर्स में जेनेटिक काउंसलिंग करवाते हैं और ये मिडवाइफरी के अंतर्गत आने वाला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जेनेटिक काउंसलिंग के दौरान एक ट्रेंड पर्सोनल मदर को होने वाले बच्चे में जेनेटिक डिजीजेस कौन कौन से हो सकते हैं, इन्हें कैसे रोका जा सकता है, इन्हें कैसे मैनेज किया जा सकता है, इनके मैनेजमेंट से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इन सभी की पूरी जानकारी देता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 24, टिक, इनवॉलेंट्री सडन रिकरेंट रैपिड स्टीरियोटाइप मूवमेंट। अगर किसी पर्सन में, उसके शरीर के किसी एक भाग में इनवॉलेंट्रली इनकंट्रोलेबल रिकरेंट मूवमेंट होती है तो इसे आप टिक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन को आदत होती है कि बिना उसके चाहे ही उसकी जो आई है, आईलिड है, वो बार बार डाउन होती रहती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि पर्सन ना चाहते हुए भी अपने हाथ को या शोल्डर्स को एक दिशा में मूव करता रहता है, उसे पता भी नहीं होता लेकिन ये फ्रीक्वेंटली करता रहता है, तो ये चीज़ टिक कहलाती है। पॉइंट नंबर 25, म्यूटिज्म इनएबिलिटी टू स्पीक। म्यूटिज्म का मतलब होता है कि पर्सन बोल नहीं पाता। जैसे आपके मोबाइल में कॉल कनेक्ट करते समय ऑप्शन आता है म्यूट का, तो वो म्यूट और ये म्यूटिज्म एक ही चीज़ है, यानी कि इससे आवाज़ नहीं जाएगी, यानी बोल नहीं पाना, सिंपली कहें तो। पॉइंट नंबर 26, एट बर्थ द साइज ऑफ हेड इज अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70% ऑफ एक्सपेक्टेड हेड साइज ऑफ अडल्ट। जन्म के समय बच्चे का जो हेड साइज होता है वो इस बच्चे जब ये बच्चा जब अडल्ट बनेगा तो अडल्ट में जो हेड साइज है उसका लगभग
65 से 70% होता है। याद रखिएगा, जन्म के समय हेड सर्कमफ्रेंस जो है चेस्ट सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा होता है। By the age of 2 years, the head size of child reaches 90% of the adult head size। और इस बच्चे के 2 साल के होने पर इसका जो हेड साइज है वो अडल्ट एज में जो हेड साइज होगा उसका लगभग 90% हो जाता है। पॉइंट नंबर 28, द एवरेज बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न इज अबाउट 2.5 to 3 kgs। न्यूबॉर्न बेबी का औसत वजन जो होता है वो 2.5 से 3 kg के बीच होता है। पॉइंट नंबर 29, ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी इंजरी टू सपोर्टिव स्ट्रक्चर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ जेनाइटल प्रोलैप्स। वेजाइनल डिलीवरी के समय अगर सपोर्टिव स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार की इंजरी हो जाए तो इसकी वजह से जेनाइटल प्रोलैप्स हो सकता है। जेनाइटल ऑर्गन्स का अपनी लोकेशन से हट जाना जेनाइटल प्रोलैप्स कहलाता है। पॉइंट नंबर 30, इन केस ऑफ कंजेनाइटल जेनाइटल प्रोलैप्स इस अकल्ट स्पाइना बाइफिडा में बी प्रेजेंट। याद रखिएगा, अगर किसी पर्सन में जेनाइटल प्रोलैप्स कंजेनाइटली है यानी जन्मजात है तो वहां पर अकल्ट स्पाइना बाइफिडा भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉर्निंग सिकनेस इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव सिम्टम फाउंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर इट डिसअपीयर्स। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वुमेन में HCG का लेवल बढ़ने के कारण उसे कुछ विशेष सिम्टम्स फील होते हैं। इन्हें हम मॉर्निंग सिकनेस के नाम से जानते हैं। मॉर्निंग सिकनेस के अंदर वुमेन को कंटिन्यूअसली नोजिया रहता है, वुमेन को बेचैनी फील होती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। ये सभी मॉर्निंग सिकनेस के अंतर्गत आने वाले सिम्टम्स हैं और ये सभी सिम्टम्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में डिसअपीयर हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 32, जीरो फीटल स्टेशन इंडिकेट्स दैट द फीटल हेड इज एट द लेवल ऑफ ischial स्पाइन। जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है तो उसका प्रेजेंटिंग पार्ट जब ischial स्पाइन के लेवल पर होता है तो इसे आप स्टेशन 0 कहते हैं। अगर बच्चा इस ischial स्पाइन से 1 सेंटीमीटर पहले हो तो इसे आप +1 से डिनोट करते हैं और जैसे ही बच्चा इसे क्रॉस कर जाता है तो ये -1 -2 इस तरह से बताता है। हर सेंटीमीटर पर इसे 1 पॉइंट बढ़ाया या घटाकर बताया जाता है। पॉइंट नंबर 33, डायबिटिक नेफ्रोपैथी is a chronic complication of diabetes and it is the commonest cause of end stage renal disease। अगर किसी पर्सन को लंबे समय से डायबिटीज़ है तो इस डायबिटीज़ के कारण उसमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप हो सकती है। डायबिटीज़ के पेशेंट में जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और इन नेफ्रॉन्स के डैमेज होने के बाद एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें किडनी के अंदर फंक्शनल नेफ्रॉन्स की संख्या बहुत ही कम हो जाती है या लगभग खत्म हो जाती है और इस स्थिति में पर्सन में किडनीज का फंक्शन लगभग 0 हो चुका होता है और इस स्थिति से पेशेंट को वापस ठीक कर पाना लगभग असंभव होता है और यही स्थिति एंड स्टेज रीनल डिजीज के नाम से जानी जाती है। पॉइंट नंबर 34, माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ न्यूरोमस्कुलर ऑटोइम्यून डिजीज। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये एक न्यूरोमस्कुलर ऑटोइम्यून डिजीज है। इस डिजीज में बॉडी के द्वारा ही खुद के न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जिससे इस पर्सन में
कोऑर्डिनेटेड मसल मूवमेंट जो है इम्पेयर हो जाती है। पर्सन चाह कर भी कुछ विशेष हिस्से के मसल्स को मूव नहीं कर पाता प्रॉपरली। ये कंडीशन है माइस्थेनिया ग्रेविस। पॉइंट नंबर 35, पिटोसिस मीन्स ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड. It may occur due to any medical disorder such as paralysis, trauma or may occur as a congenital problem. पिटोसिस शब्द का मतलब है पर्सन की आंखों की जो पलकें हैं वो नीचे गिर जाती हैं और पर्सन खुद से इसे ऊपर नहीं कर पाता, इसके लिए फिर अपने हाथों का सहारा लेना पड़ता है। इस कंडीशन को आप पिटोसिस के नाम से जानते हैं। पिटोसिस कंडीशन जो है पैरालाइसिस, ट्रॉमा और कंजेनाइटल कारणों से हो सकती है। साथ ही साथ ये माइस्थेनिया ग्रेविस में भी देखी जाती है। माइस्थेनिया ग्रेविस का फर्स्ट सिम्टम पिटोसिस के रूप में जाना जाता है। पॉइंट नंबर 36, परसेप्शन ऑफ टू इमेजेस ऑफ अ सिंगल थिंग इज नोन एज डिप्लोपिया और डबल विजन. जब किसी क्लाइंट को एक चीज देखने पर डबल दिखाई दे, दो दिखाई दे, तो इसे आप डिप्लोपिया या डबल विजन के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 37, वूपिंग कफ इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय बोर्सेला पर्टुसिस. वूपिंग कफ में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बोर्सेला पर्टुसिस होता है और ये एक बैक्टीरिया है। Point number 38, Montek's test is carried out by injecting 0.1 ml of purified protein derivatives intradermally. Montek's टेस्ट जो है इसका इस्तेमाल पर्सन में टीबी है या नहीं इसे आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में पर्सन के स्किन पर इंट्राडर्मल रूट द्वारा 0.1 ml प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स को एडमिनिस्टर करते हैं और फिर उसके बाद इस एरिया को 72 से 48 आवर्स बाद रीड किया जाता है। अगर वहाँ पर 10 mm से ज़्यादा या 10 mm साइज का इंड्यूरेशन होता है, चकता बन जाता है स्किन पर, तो इसका मतलब है कि पर्सन को टीबी मौजूद है। पॉइंट नंबर 39, voyeurism means sexual gratification derived from looking at sexual acts or object. सेक्सुअल एक्ट या ऑब्जेक्ट्स को देखकर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फील करना voyeurism कहलाता है। voyeurism। पॉइंट नंबर 40, forgeteurism means sexual gratification by involvement in the act of touching or rubbing of person usually of other sex. ऑपोजिट सेक्स के पर्सन में ऑपोजिट सेक्स के पर्सन के बॉडी ऑर्गन्स को टच या रब करके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फील करना फ्रोटेरिज्म के नाम से जाना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 41, फुल फॉर्म ऑफ BCG वैक्सीन इज बेसिलाई कालमेटी गुवेरिन। BCG का फुल फॉर्म है बेसिलस कालमेटी गुवेरिन। पॉइंट नंबर 42, फॉर ट्रीटिंग हाइपोथर्मिया इन अ न्यूबॉर्न रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर कैन बी यूज्ड. किसी न्यूबॉर्न बेबी में हाइपोथर्मिया कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए हम रेडिएंट वार्मर या इंक्यूबेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। The females are responsible in about 40 to 50% cases of infertility. इनफर्टिलिटी के लिए 40 से 50% केसेस में फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है। Both the males and females are responsible in about 10% cases of total infertility. याद रखिएगा, ऐसा सिर्फ 10% केसेस में देखा जाता है जब इनफर्टिलिटी के लिए
मेल्स और फीमेल्स दोनों रिस्पॉन्सिबल हों और रिमेनिंग केसेस जो हैं उसमें मेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. होपफुली दिस इज क्लियर. Point number 45. Before undergoing the glucose tolerance test, patient should take a high carbohydrate diet for 3 days before the test. ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी जीटीटी करवाने से पहले कम से कम 3 दिन तक पेशेंट को हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी चाहिए. पॉइंट नंबर 46. Bile is essential for the metabolism of fat. Insufficient production of bile or blockage in the flow of bile manifested as fatty or bulky stool. हमारे बॉडी में फैट को पचाने के लिए, फैट का मेटाबॉलिज्म करने के लिए बाइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस माना जाता है. अगर किसी पर्सन में बाइल का इनसफिशिएंट प्रोडक्शन हो या फिर बाइल के फ्लो में किसी प्रकार का ब्लॉकेज आ जाए तो इसकी वजह से जो फैट है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और स्टूल में एज इट इज बाहर निकलेगा. इसकी वजह से जो स्टूल फॉर्म होगा उसे हम फैटी स्टूल या बल्की स्टूल के नाम से जानते हैं. याद रखिएगा, बाइल का फॉर्मेशन लीवर द्वारा होता है और यहाँ से लीवर से फिर ये बाइल गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर्ड रहता है. वहीं से आवश्यकता पड़ने पर बॉडी को ये सप्लाई किया जाता है. पॉइंट नंबर 47. इन केस ऑफ ट्रू लेबर पेन्स, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी इंक्रीजेज विथ टाइम्स, where in case of false labor pain there is no progressive change in intensity, severity and frequency. लेबर के दौरान ट्रू लेबर पेन होने पर समय के साथ इसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी बढ़ती है, जबकि फॉल्स लेबर पेन्स के अंदर ना तो ये प्रोग्रेसिव चेंजेस डेवलप कर पाते हैं, ना ही इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है, ना ही सीवियरिटी और ना ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है. अगर लेबर पेन जैसा है वैसा ही लंबे समय तक बना रहता है तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स लेबर पेन है. लेकिन अगर लेबर पेन समय के साथ साथ तेज होने लगता है, सीवियर होने लगता है और प्रोग्रेसिव चेंजेस लाने लगता है तो ये ट्रू लेबर पेन को बताता है. आप इस बिहाफ पे ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन को अलग कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 48. फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. लेबर के फर्स्ट स्टेज में ही लोअर यूट्राइन सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है. लोअर यूट्राइन सेगमेंट का फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में देखा जाता है. Point number 49. Which with the progression of labor process, duration of uterine contraction increases, whereas interval between two contractions decreases. जैसे जैसे लेबर प्रोसेस आगे बढ़ता है उसके साथ ही जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं इनकी संख्या और ड्यूरेशन बढ़ने लगती है और दो कॉन्ट्रैक्शंस के बीच का जो इंटरवल होता है वो भी कम होने लगता है. याद रखिएगा, शुरुआत के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, इंटरवल, कॉन्ट्रैक्शन, इंटरवल, कॉन्ट्रैक्शन, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये जो गैप है, ये टाइम का जो गैप है ये कम हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन जो है ज़्यादा तेज़ी से होने लगेंगे. इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं. Point number 50. Marasmus is a nutritional deficiency disease which is characterized by wasting of muscles and loss of subcutaneous tissue. याद रखिएगा, मेरास्मस जो है वो एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ है, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का प्रकार है
और इस डिजीज़ में सबक्यूटेनियस टिश्यू का लॉस होता है, यानी पर्सन की बॉडी पर जो मसल मास है वो कम हो जाता है और पर्सन इस डिजीज से सफरिंग होने के कारण बहुत ही पतला दुबला हो जाता है, सिंपली कहें तो। पॉइंट नंबर 51, लैक्टोज इज फाउंड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इज ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोज हाई कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 52, prolactin hormone is secreted by anterior pituitary and this hormone is responsible for milk secretion by alveolar cells। याद रखिएगा, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और इसका काम है मिल्क का निर्माण करवाना, प्रोडक्शन करवाना। पॉइंट नंबर 53, BCG vaccine is administered by tuberculin syringe which is 26 gauge syringe। BCG वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए हम ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं और ये 26 गॉज साइज की सिरिंज होती है। पॉइंट नंबर 54, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो इज 7 to 14 days। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, पोलियो डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है, तो याद रखेंगे 7 से 14 दिनों का इंक्यूबेशन पीरियड होता है पोलियो डिजीज में। पोलियो को आप पोलियो माइलाइटिस के नाम से भी जानते हैं और इंक्यूबेशन का मतलब है कि डिजीज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंट्री हो जाए और उसके बाद इसके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हों, इस समय को आप इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। डिफरेंट सब्जेक्ट से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ इंक्लूड किया था। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सिस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।